Once again, good morning and welcome to your next session on Financial Education Simplified. अभी तक हमने क्या कवर किया? एक ना हमने बड़ी बेसिक के साथ में शुरुआत की थी डेबिट एंड क्रेडिट, जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि क्यों ना इसको डे टू डे लैंग्वेज के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि डेबिट ट्रायल बैलेंस की लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस की राइट साइड होती है। फिर हमने बात की किस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या मतलब है वाउचर एंट्री का, क्या मतलब है ट्रायल बैलेंस का। बैलेंस शीट बनकर आ गई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर आ गया। अब जरा एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन डिस्कशन में ये निकल आया कि जो बिजनेस के अकाउंट्स है ना, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे 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 मैनेज करें, बिजनेस के अकाउंट को कैसे मैनेज करें, ये आपने बात की थी। तो मैं आपसे ये पहले समझना चाहूंगा कि आप ये क्यों समझना चाहोगे कि बिजनेस के अकाउंट्स को कैसे मैनेज करें। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जब व्हाई क्लियर होता है ना, तो रास्ते अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो मैं अब कौन से क्वेश्चन पे चला गया, जरा सोचो, सोचने का टाइम दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका क्वेश्चन था कि बिजनेस के अकाउंट को कैसे मैनेज करें। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं तो जवाब दे ही दूंगा बिजनेस के अकाउंट को कैसे मैनेज करें, लेकिन पहले क्वेश्चन मेरा आपसे है कि बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज करना ही क्यों है। वाई डू यू वांट टू मैनेज दी बिजनेस अकाउंट। उससे क्या हो जाएगा बिजनेस के अकाउंट को मैनेज करने से? वाई बताओ जी अवीन। बिजनेस अकाउंट समझने से ये होगा, ट्रैकिंग मैनेज कर सकते हैं फाइनेंस को अपने, हाँ, मॉनिटर कर सकते हैं क्या इनकम आ रही है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, व्हाट आर द प्रॉफिट्स। और जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड ही होते हैं। सो उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं हम कैसे लें कि क्या हमारी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या इनकम आ रहा है, उसके बेस पे व्हाट एक्सपेंड वी कैन डू। और अगर लॉस है तो कितना लॉस है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगी। कुछ भी भरना है हमने अगर फाइनेंस को लेते हुए, चाहे हमने वो टैक्स भरना है, चाहे हमने बजट करनी है अपने पर्सनल एक्सपेंस या बिजनेस एक्सपेंस हो जाए, किसी भी चीज को लेने के लिए फाइनेंस समझना पहले जरूरी है डिसीजन लेने के लिए कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में पूछा था, आई डोंट नो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो चीज समझने के लिए भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बिजनेस के अकाउंट को इसलिए मैनेज करना है ताकि मॉनिटर करें चल क्या रहा है बिजनेस के अंदर, उसको ट्रैक करें, उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है। ट्रेंड इस महीने क्या था, पिछले महीने क्या है, उसले पिछले महीने क्या है, पिछले साल के इस महीने में क्या था, इसका सीजनली इम्पैक्ट आ रहा है। तो कहीं कोई चीजें गलत तो नहीं जा रही, कुछ खर्चे ऐसे तो नहीं है जो अननेसेसरीली इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खर्चे जो हैं वो विद इन बजट के अंदर में है कि नहीं है। सो दैट कि इसके बेसिस के ऊपर हम कर सकें डिसीजन मेकिंग कि देखो जी अब मनी अवेलेबल है कितनी, जो मनी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंगली तो हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। उसी हिसाब से पता लगेगा कि कितने दिनों का, कितने हफ्तों का, कितने महीनों का रनवे हमारे पास बचा हुआ है मनी का। सो दैट कि अभी फोकस कलेक्शन पे करना है या अभी न्यू बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो प्लांटर मशीनरी लेनी है। अब समय आ गया जीएसटी जमा कराने का, तो टैक्स जमा कराना है, मनी अवेलेबल है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, ये आपने मुझे बड़े क्लियर कट तरीके से वाई बता दिया। एनीथिंग एल्स समबडी वांट टू ऐड इन वाई जो हमने मिस कर दिया कि क्यों देखना है? एनीबडी एल्स वांट टू ऐड? गरिमा जी एंड साक्षी जी। सर ये फाउंडेशन है एक तरह के बिजनेस की। लाइक अगर हमें अकाउंट्स का कुछ पता ही नहीं होगा तो वी कांट रन आवर बिजनेस। हम या तो बहुत फॉल भी हो सकता है एकदम से, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल क्या रहा है बिजनेस में। दिस इज द मेन फाउंडेशन लाइक टू रन अ बिजनेस स्मूथली। एंड मतलब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में हम कहाँ खड़े हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो बिजनेस रन करने के लिए अब देखा जाए कि बिजनेस एक्सपेंड करें कि बिजनेस उतने पे रखें, और क्या हम सैलरी दे भी पाएंगे। नए एम्प्लॉय खुशी से हायर तो कर लिए, लेकिन उनको हम मेंटेन सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सब डिसीजन को लेने के लिए फाउंडेशन है। और कुछ आपके माइंड में आ रहा है साक्षी जी, क्यों क्यों करने हैं मैनेज बिजनेस के फाइनेंस?
आई थिंक ऑल दीज रीजंस आर इनफ कि इन सब रीजंस की वजह से ही बिजनेस मैनेज करना जरूरी है, जस्ट टू सी, टू जज, टू एक्चुअली रियलाइज कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत है, और किन खर्चों को रोकना है, और प्रॉफिट अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैश फ्लो के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। राइट, एब्सोल्युटली। क्या होता है कि हम जो भी वर्बलाइज करते हैं ना, जो बोलते हैं, और हमारे वर्ड में जो 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 वर्ड फॉर्म होते हैं ना, तो उसी के अराउंड, दैट मीन टू से, वो हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए, बिजनेस क्यों मैनेज कर रहे हैं, आपके माइंड में मॉनिटरिंग आया, आपके माइंड के अंदर प्रॉफिट आया, आपके माइंड के अंदर कैश फ्लो आया, डिसीजन मेकिंग आया। चलिए ठीक है, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना है, अब मैं ना आपको बड़ा सिंपल बताता हूं कि इसको मैनेज करने के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में ना एक्टिविटीज होती हैं। जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, हमने उसको पहले नोट डाउन कर लेना है। पहले मैंने किसकी बात की, एक्टिविटीज की। कितनी एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर। अब उन एक्टिविटीज के अंदर जितनी भी एक्टिविटी फाइनेंशियल से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। और अगर सारी की सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर दिया जाए और उसको एक शब्द दे दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन क्या आया कि हमने अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना है। उसके लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल कर आया कि चलिए हम बना लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। एक बार हमें ये पता लग गया ना कि हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में काम होते क्या क्या हैं, उसके बाद अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या काम होता होगा, जैसे अभी आपकी बातों से हम इंटरप्रेट करें तो आपने कहा कि टैक्स डिपॉजिट होने का काम होता होगा, मतलब कि हमारी कंपनी में कोई तो होगा जो जीएसटी डिपॉजिट करता होगा। अच्छा, कोई तो होगा जो हमारी कंपनी में जीएसटी की रिटर्न को भी फाइल करेगा। टैक्स जमा करा दिया और गवर्नमेंट को उसकी डिटेल फाइल कर दी। अच्छा, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस को डिडक्ट करते होंगे और टीडीएस को डिपॉजिट करते होंगे। हम उसी तरीके से टीडीएस की रिटर्न फाइल करते होंगे। आपने कहा हाँ ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कंप्लायंस से रिलेटेड हैं। ऐसा भी तो होता है कि कोई परचेज की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई तो करेगा। जब हम परचेज कर रहे हैं कहीं तो रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, और क्या करेंगे, हो सकता है हम सेल्स की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। जब सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई तो होगा जिसकी जिम्मेदारी बैंकिंग करने की होगी, जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में सैलरी की प्रिपरेशन हो रही होगी। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में सैलरी की पेमेंट भी होती होगी। अच्छा, कोई ना कोई तो जो है वो कन्वेंस की पेमेंट करता होगा। आप कहोगे ऐसे करके तो बहुत सारी हो जाएंगी। ऐसे तो फिर टेलीफोन की पेमेंट करनी होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी होती होगी, ऐसे तो फिर जो है हाउस टैक्स डिपॉजिट करवाना होता होगा। ऐसे तो ना जाने कितनी बेअंत 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 अनलिमिटेड तरह की एंट्रीज होती होंगी। आप मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हो कि बिजनेस के अंदर ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, राइट? करेक्ट। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपनी की बना लेनी है मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। और वो आपको हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया कि देखा जाए एक कंपनी में कितनी तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक्टिविटी को काउंट करना शुरू करेंगे ना तो जनरली एक कंपनी में 190 कितनी 190 तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बता दिया। तो मान लीजिए हमारी कंपनी है, उसके अंदर जो भी काम हो रहा है तो क्या काम होता होगा। मैंने कंप्लायंस से शुरुआत की, जीएसटी की रिटर्न फाइल होती होगी या बैलेंस शीट बनती होगी या पर्सनल अकाउंट्स मैनेज होते होंगे, या उसके अंदर मान लीजिए अगर आपकी ब्रांच है तो ब्रांच के अकाउंट रिकंसाइल होते होंगे। हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर अब चेक
आरटीजीएस, एनईएफटी कोई तो करता होगा, कोई तो ओटीपी देता होगा, कोई तो एसेट परचेज करते होंगे। आप जो है पैटी कैश की जो रूटीन के खर्चे होते हैं, कंज्यूमेबल, कोई मंथली कैलकुलेशन होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात होती होगी, क्रेडिट कार्ड आपकी कंपनी के अंदर है, कोई चेक कलेक्शन करने हैं, वाटर का बिल पेमेंट करना है, कोई बजट बनता होगा, कोई स्टॉक की वेरिफिकेशन होती होगी, कोई ईएसआई की पेमेंट करेंगे। आप देख रहे हो, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ये एक्टिविटी इनफिनाइट नहीं है, ये एक्टिविटी अराउंड 190 तरह की के अंदर आ गई। तो यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन ये था कि हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज कैसे करें। मैंने कहा कुछ नहीं, सबसे पहले तो जी मास्टर लिस्ट एक्टिविटी बना देनी है। उसके लिए कुछ सैंपल है क्या? ये रहा सैंपल। सैंपल में दुनिया जहान की बातें लिख दी। अब देखो हमने क्या किया कि अपनी कंपनी के अंदर ये देखा कि जो काम है वो कौन करेगा। मान लीजिए आपका अकाउंटेंट है, उसका नाम शशि है, तो ये उसका नाम हो गया। एम्प्लॉय का नाम क्या है? शशि। शशि अकाउंटेंट है। अब वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट हो सकता है, वो फुल टाइम अकाउंटेंट हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंटेंट हो सकते हैं, शशि, रवि, सुरभि, डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा लोग चाहिए, कम है तो कम चाहिए। तो पूरी की पूरी वर्क लोड असेसमेंट भी यहां से निकल कर आनी शुरू हो गई। बंदे आधा रखना है पार्ट टाइम के, पूरा रखना है फुल टाइम के, हमने 2 रखने, 10 रखने, 50 रखने, ये पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई अंदाजा नहीं लगाएगा। वो तो वर्क लोड की असेसमेंट करेगा बेस्ड अपॉन दी एक्टिविटी कौन सी होती है। शशि एक अकाउंटेंट है, मान लो शशि एक ह्यूमन बीइंग है। ऐसा हो सकता है ना कि उसके घर में भी शादी हो, वो छुट्टी करेगा। ये भी हो सकता है कि उसके घर में कोई दुख तकलीफ हो तो वो छुट्टी कर सकता है। तो अगर वो जाता है, कहता है कि मुझे नहीं आना, तो जाने से एक दिन पहले या जिस दिन वो नहीं आया, वो किसी को तो ऑफिस में फोन करके बताएगा, जाने से पहले एलोकेट करके जाएगा। उसका कोई तो बैकअप होना चाहिए। जब हम बैंक में जाते हैं तो कैशियर की कुर्सी पे कोई ना कोई तो बैठा ही होता है, हमें तो कैश मिल ही जाता है जब हम विड्रा करने के लिए जाते हैं वहां पे। जब हम डीडी बनवाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं बैंक में से, तो उस सीट पर कोई ना कोई होता ही होता है। कई बार तो हमने देखा है कि मैनेजर साहब खुद बैठे होते हैं कैशियर की सीट पे, कहते हैं आज काफी सारा स्टाफ छुट्टी पे है। तो यानी कि कंपनी जो है ना वो सिस्टम ड्रिवन है, कंपनी जो है वो सिस्टम ड्रिवन है। तो बिजनेस को कौन रन करेगा? बिजनेस को रन करेगा सिस्टम। और सिस्टम को कौन रन करेगा? सिस्टम को रन करेंगे पीपल। आहा, हमें लग रहा था कि शायद बिजनेस को पीपल रन करते हैं। हमें क्या लग रहा था? हमें लग रहा था बिजनेस को पीपल रन कर रहे हैं कि बंदे इकट्ठे कर दो। पीपल जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, रन तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल रन कर रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम रन कर रहा है बिजनेस को। इसलिए हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, पीपल हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी को रन करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो गॉड की ऐसी क्रिएशन है। और वैसे भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, लेकिन पीपल जो होंगे ना वो बेसिकली सिस्टम को रन करने के लिए होंगे, बिजनेस को रन करने के लिए नहीं। बिजनेस को तो सिस्टम ही रन कर लेगा। चलो ठीक है। तो अब देखा जाए, हमारा सिस्टम है, अब हमारी सिस्टम के अंदर अकाउंट्स के सिस्टम को कैसे चलाएं, हाउ टू मैनेज। उसके लिए क्यों ना एक काम करें, मास्टर लिस्ट एक्टिविटी बना लें। मास्टर लिस्ट एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे? लोगों को हायर करेंगे। लोगों को हमने सिस्टम बता दिया, देखो जी शशि तुम अकाउंटेंट हो, अच्छा ऐसा है, अगर तुम कभी छुट्टी वुट्टी करोगे ना, या जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है, तो नेहा को बताकर जाने हैं। नेहा कोई भी हो सकती है, यानी कि इसका मतलब हमने अपनी कंपनी के अंदर ऑलराउंडर भी डेवलप करने होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना मेन काम तो करते ही करते हैं, लेकिन एज ए ऑलराउंडर रिक्वायरमेंट के टाइम के ऊपर। ये एक ऐसी साइंस है जिसको आपने समझ लिया तो हमेशा कंपनी के अकाउंट्स मैनेज होते रहेंगे। अब जो शशि है वो कौन सी कंपनी का काम कर रहा है? हो सकता है आपकी एक से ज्यादा कंपनी हो, या हो सकता है कि आपकी एक कंपनी है, एक आप खुद इंडिविजुअल भी तो हो, जैसे आपकी अपनी रिटर्न भी तो जाती है। हो सकता है कि आपकी एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, दूसरा पार्टनर भी आपकी कंपनी में हो सकता है, तीसरा डायरेक्टर भी आपकी कंपनी में हो सकता है। जितनी भी हैं एक्टिविटी सबको हमने कंपनी वाइज मैप कर दिया। अब उसकी लोकेशन हो सकती है कि ये मनेसर लोकेशन में है, ये नरेना लोकेशन में है। यहाँ लिखना है टास्क, क्या टास्क करना है। जो टास्क करना है शशि ने,
शशि देखो ऐसा है कि ये टास्क जो है या तो ओटीडी हो सकता है अदर देन डेली, या वो डी फॉर डेली हो सकता है। डी का मतलब डेली और ओटीडी का मतलब अदर देन डेली। जो भी काम डेली करने हैं, फॉर एग्जांपल परचेज के इनवॉइस की एंट्री करनी है। अब माल खरीदते रहते हैं, परचेज आती रहती है, अब परचेज को कोई तो अपडेट करेगा। कौन अपडेट करेगा? परचेज को ना हमारी कंपनी में आमिर अपडेट करेगा, और आमिर जो है वो ये काम डेली करेगा। अच्छा, और कुछ ऐसे काम है जैसे जीएसटीआर फाइल करनी है, वो तो महीने में एक बार फाइल करनी है अदर देन डेली। तो वो किस डेट तक फाइल कर देनी चाहिए? देखो जी, महीने में एक बार फाइल करनी है तो 6 तारीख तक कर देनी चाहिए। वैसे तो इसकी डेट होती है 10 तारीख, लेकिन हमने क्या किया, 4 दिन पहले का बैकअप ले लिया, 4 दिन पहले का। अच्छा, इसको टाइम कितना लगता है? अब तो रिटर्न फाइल ही करनी है ना, पीछे सारी तैयारी हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है, कंप्यूटर से ही बन के होनी है, वेरिफिकेशन चेकिंग वेकिंग वो सब नीचे हो चुकी है। रिटर्न फाइल करने में 10 मिनट का समय लगता है। देखो टाइम भी मैप होना शुरू हो गया, टाइम भी मैप होना शुरू हो गया। और हमने ना अब देखा जाए पूरी कंपनी की एक एक एक्टिविटी को ना केवल लिख दिया बल्कि कैटेगराइज कर दिया, बल्कि उसकी टाइम लिमिट भी डिफाइन कर दी कि ये कितने टाइम में होता है, कब तक होता है। अगर ऐसा मान लो हम मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना दे तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कंपनी के अकाउंट्स जो हैं, क्वेश्चन क्या था, कंपनी के अकाउंट्स मैनेज होने शुरू हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? हमें एक्चुअली पता लगना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली, हमें पता लगना शुरू हो जाएगा कि कंपनी में कौन बंदा है, अरे वो क्या काम करता है, और जो काम करना होता है उसने वो वैसे उसमें कितना टाइम लगता है। वरना जो है कुछ लोग अपने आप को काम के पीछे छुपा के बैठे रहते हैं। जब हम अकाउंट डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं तो हमें लगता है कि जब सभी लोग कंप्यूटर की तरफ देख रहे हों और उनके हाथ हिल रहे हों या कुछ फाइलों को उल्टा पल्टी कर रहे हों तो काम हो रहा है। एक होता है काम करना, एक होता है बिजी दिखना। आपने जो यहाँ पे ये बैकअप पॉइंट लिखा है, बट हो सकता है कंपनी में अकाउंट्स में टीम हो बट अलग अलग इनको काम दिए गए होंगे। तो बैकअप के लिए हम बोले कि अच्छा ये बंदा नहीं आ रहा तो तुम कर लो, ये बोलेंगे तो उसी का इसको तो आता नहीं करना। राइट। तो इस सवाल के लिए 2 पॉइंट का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, बैकअप को बैकअप की तरह ही लेना है। इसका मतलब है कि अब हमने अपनी कंपनी के अंदर एक कल्चर बिल्ड कर दिया। हमने अपनी कंपनी के अंदर क्या कल्चर बिल्ड किया कि अगर कल को कोई भी छुट्टी पर जाता है या इमरजेंसी किसी को जाना पड़ता है तो भैया कंपनी में इतने सारे लोग हैं, तो अभी से ना ऑफिशियली हम आपको एक बैकअप उसका नाम बता रहे हैं, या आप पसंद कर लो बैकअप बता लो। जैसे रीमा की सबनीत से बड़ी अच्छी बनती है, सबनीत की गुरविंदर से बनती है, नहीं तो हम बता देंगे। तो देखो कंपनी के काम पे ना सफर नहीं होना चाहिए। तो आप जब एचआर के पास छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो या बताते हो तो एचआर पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आज कोई ऐसा अर्जेंट काम तो नहीं था, आज कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपके आने की वजह से जो इम्पैक्ट ना करे, तो आप सामने वाले से करके चलना। तो अब ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा वो पर्सन ऑलरेडी बैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनको पता है कंपनी में कल्चर ही ऐसा है, कंपनी के एचआर रूल बड़े अच्छे हैं, कंपनी में जो 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 ओनर हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं। वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रॉपर ना आप तरीके से सिस्टम बना के चलो। तो हमें किस पे काम करना पड़ा? कल्चर बिल्ड करने पे। कल्चर बिल्ड करने पे ये डंडा मार के नहीं होगा, ये धीरे 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 कल्चर बिल्ड होगा, सबको समझ आ जाएगा। बात तो सही है, बात तो सही है, मतलब कस्टमर क्यों इसको सफर करे, बिजनेस को सफर करे, मुझे बैकअप जो है बनाकर देकर चलना पड़ेगा। अब जो बैकअप जिसको देना होता है ना किसी को, ये ह्यूमन बीइंग ना बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े इंटेलिजेंट है। ये बैकअप के बराबर की अपने आप से ट्रेनिंग दे देते हैं सामने वाले को, रिसेप्शनिस्ट को भी बता देते हैं। ऐसा है, चड्डा जी का फोन आएगा, उन्होंने ना परचेज ऑर्डर मांगना है, वैसे मैंने सारे काम कर रखे हैं, तो वो आएगा, उसको आपने चाय पानी पिलानी है, बात करानी है, परचेज ऑर्डर की ये डिटेल है, ये इन्फॉर्मेशन देना, बाकी मेरे पे फोन पे या वीडियो कॉल पे बात करा देना। लोग बड़े इंटेलिजेंट है, समझदार है, हम नहीं करते कई बार। हम तो कई बार घर में कोई नहीं होता, बच्चे को तैयार करना होता है, तो हम मेड भी नहीं आई होती, तो हम किसी न किसी से तरीका करवा ही लेते हैं, काम करवा ही लेते हैं।
तो यानी कि ये सारी की सारी बातें कल्चर की हैं। ये आपकी मंथली एक्टिविटीज जो होती हैं अपनी टीम के साथ में, उसके अंदर जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी आप करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज के काम आते हो, तो ये कल्चर बिल्ड कर देते हो कि देखो जी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी की नहीं है तुम्हारा बैकअप तैयार करना। तुम तो सीधा बोल देते हो मैं कल नहीं आऊंगा, मैडम देख लेना। अरे मैं कैसे देख लूं? अगर 10 बंदे आ गए, 10 के 10 बोल दिए मैं कल नहीं आ रहा, मैं क्या क्या देख लूं? हमारे यहाँ पे देख लूंगा चक्कर नहीं चलता। आप ही बताओ कि आपके हाथ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है? वो कहेगा नहीं नहीं मेरे हाथ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने जरूरी काम थे मैंने आज कंप्लीट कर दिए हैं, कल वैसे कोई खास नहीं है, परसों बाकी जो रूटीन के काम हो गए मैं आगे कर दूंगा। हमें कोई मशीनों की तरह एम्प्लॉय से काम थोड़ी करवाना है, वो तो सिस्टम काम कर रहा है। पहला कल्चर हो गया। और दूसरा 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 होता है कोई भी पर्सन ना अपनी सीट के ऊपर परमानेंटली नहीं रहना चाहिए। ये सीटें ना रोटेट होती रहनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए। आज वो कैशियर है तो कल वो अकाउंट रिसीवेबल में होगा, कल वो अकाउंट रिसीवेबल में था, परसों वो अकाउंट पेबल में होगा, फिर वो बैलेंस शीट फाइलेशन के अंदर होगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के अंदर एक साइकिल होना चाहिए जिसके द्वारा उनकी जॉब रोटेशन होती रहनी चाहिए। जब तक जॉब रोटेशन होती रहेगी तब तक मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बनती रहेगी। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, तीसरा और फाइनल पॉइंट, वो पता क्या है? वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वीडियो ऑफ एवरी एक्टिविटी। अब ये देखिए, मान लीजिए एक काम है जिसका नाम है GSTR1 प्रिपेयर करना। अब उसकी आपने क्या कर दी, एक बड़ी प्यारी सी वीडियो बना दी, वीडियो बना के उसको अटैच कर दिया साथ में। अब कोई भी पर्सन है उस वीडियो को देखकर उसको अच्छे से समझ आ जाती है कि काम करना कैसे है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया, इसको देख के आपको समझ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, जितनी भी 190 तरह की एक्टिविटी है, सोचो सबकी एक ना हमने वीडियो बना दी। ये देखो, इस वीडियो में क्या किया कि आकांक्षा को डेली बेसिस के ऊपर सेल के इनवॉइस की एंट्री करनी है जो टैली को ओपन करके की जाती। सबसे पहले टैली खोलना है, उसके अंदर यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो वो कंपनी की टैली खुल जाएगी। देखो कितना बढ़िया वीडियो बन रखी है, कोई बंदा हो ना हो ट्रेनिंग करने के भी काम आएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेल वाउचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले V4 वाउचर दबाइए, ये वाउचर दबा दिया आपने। जैसे ही वाउचर दबाएंगे तो आप क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो आप जो है सेल पे प्रेस करो और रिटेल इनवॉइस को सिलेक्ट कर लो। अब आज आप सेल करना चाहते हो तो आज की डेट डाल दो। आज की डेट क्या है, 4 मई 2017। किसको सेल कर रहे हो? जो कस्टमर शोरूम के नीचे बुलेट खरीदने के लिए आया है उसका नाम है जतिन। अब जतिन कह रहा है कि मेरे को बुलेट खरीदना है, दे दो, पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं राइट नाउ ऑन दी स्पॉट, दे दो जी। जतिन अदलखा जी जो कि सन ऑफ महेंद्र कुमार अदलखा जी हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उनका एड्रेस नहीं डला हुआ। अब देखिए ऐसा है, जब भी आप सेल इनवॉइस की एंट्री करोगे तो सामने वाली पार्टी का एड्रेस जरूर डालना है। देखो वीडियो में इंस्ट्रक्शन दे दी, तो उसका एड्रेस डाल देना, ताकि जब आप यहाँ से कोई इनवॉइस प्रिंट करोगे तो पहली बार में एक ही बार में ढंग से प्रॉपर इनवॉइस इशू हो जाएगा और कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर भी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कंपनी के मास्टर्स के अंदर हमने उसका एड्रेस अपडेट कर दिया। अब वीडियो देखने वाले को समझ में आ गया, अच्छा हाँ, जब भी हमने सेल की एंट्री करनी है तो पार्टी में चेक कर लेना कि एड्रेस है कि नहीं है। चलिए, अब जतिन अदलखा जी क्या खरीद कर लेकर गए हैं हमसे बुलेट खरीद कर लेकर गए हैं। ध्यान से जो भी बुलेट खरीदा है ना उसके आइटम को सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करके वो जो बुलेट लेकर गए हैं उसका चेसी नंबर जरूर डाल देना एंट्री करते टाइम के ऊपर, ताकि स्टॉक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए। तो डाल दिया जी हमने। अब ये भी ध्यान रखो कि ये जो बुलेट लेकर गए हैं वो कौन सी लोकेशन से लेकर गए हैं। ये तो रामा रोड की लोकेशन से लेकर गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से यहीं पर ही एंट्री करते टाइम के ऊपर मेंशन कर देना है कि वो रामा रोड वाला बंदा है। अच्छा, अगर वो बुलेट लेकर गया है तो साथ में कोई ना कोई हेलमेट भी लिया होगा उसने, तो देखो हेलमेट की एंट्री भी इसी के साथ ही एंट्री कर दो, उसके भी तो पैसे चार्ज करने हैं ना। उसने 1600 रुपये का एक हेलमेट उठाया है, कहाँ से, रामा रोड के शोरूम से। तो 1600 रुपये का एक हेलमेट रामा रोड के शोरूम से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब इसके ऊपर GST भी लगेगा। पहले उसको वैट बोलते थे, चलो GST की एंट्री कर दो।
अब इंश्योरेंस भी तो कट के गई है ना साथ में, इंश्योरेंस की एंट्री भी साथ में डाल देना, ठीक है जी, इंश्योरेंस की एंट्री डाल दी। अब देखो रोड टैक्स भी तो जमा कराना है ना, तो रोड टैक्स पैसे उसी से लेने हैं, ले लो रोड टैक्स के पैसे, तो ये डाल दिए। अब ये पूरा बुलेट तैयार हो गया। अब जो है कोई 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो साथ के साथ ही उसको राउंड ऑफ कर दो 38 पैसे को, सो दैट कि इनवॉइस एकदम राउंड फिगर में आए, ताकि उसके वो चेक बनाने में आसानी हो। तो 2,05,536 रुपए का एक बुलेट तैयार है, और ये हमने एंट्री कर दी सेल की, ये हमने वीडियो बना के रख दी, और ये काम हो गया हमारा डन, हो गया डन। मात्र 3 मिनट 33 सेकंड की वीडियो थी, 3 मिनट 33 सेकंड की। इसका मतलब है कि अगर कोई छुट्टी पर भी है या कोई नया बंदा भी ज्वाइन करता है, हमने हर एक एक्टिविटी की अगर वीडियो बना के रखी हुई है, तो किसी को ट्रेनिंग देने में समय लगेगा कितना, 3 मिनट, बस 3 मिनट। इसका मतलब है कि कंपनी में ऐसा कौन सा काम है, अरे बाबा फाइनेंस एंड अकाउंट्स के काम ही तो हैं, फाइनेंस और अकाउंट्स के कामों को तो वीडियो बनाई जा सकती है, और उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और समझना और समझाना कितना आसान हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि काम को ट्रेन करना, डेलीगेट करना, मैनेज करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। सर इसमें जैसे अगर आपने जैसे जो भी लिस्ट है टास्क की, ठीक है, उसके बाद आपने एम्प्लॉय का असाइन कर दिया, उनको बता दिया आपने ये काम करना है, यस तो उसके बाद जो बैकअप वाले लोग हैं उनको हम बताएंगे कि जब वो नहीं होगा ये वाला काम तुमने करना है, या उसको पहले ट्रेन करेंगे उस चीज के लिए कि ये काम आपने साथ साथ करने हैं। हमें क्या करना है कि एक पीरियड मान के चलना है, ये जो सिस्टम है ना, ये 1 से 3 से 6 महीने के अंदर मैच्योर होते हैं, मैच्योर। तो जो बैकअप वाला बंदा है वो कौन होगा, वो तो यही बंदा ढूंढेगा जिसने बैकअप देना है, और बैकअप वाले बंदे को भी काम आता होना चाहिए। तो हमें अपनी कंपनी में 1 से 3 महीने से 6 महीने से 1 साल के अंदर इस तरह से बंदों को ट्रेन डेवलप करना है, जिनको ना ये विभिन्न विभिन्न तरह के 190 काम आते हों। ऐसा तो नहीं होगा सारे के सारे इकट्ठे छुट्टी कर जाएंगे, कई सारे काम तो बिजनेस ओनर को खुद आते हैं, कई काम परचेज वालों को आते हैं, कई काम सेल वालों को आते हैं, कई काम प्रोडक्शन वालों को आते हैं, कई काम रिसेप्शनिस्ट को आते हैं, फील्ड वाले को आते हैं। हमारे यहाँ तो फील्ड वाला लड़का है अजय, तो वो भी कई बार ऑफिस बैठा होता है। हम कहते हैं काम कर यार, तू परचेज की एंट्रियां चढ़ा दे सारी की सारी, तो वो इमरजेंसी बेसिस पे बैकअप पे वो चढ़ा देता है। एक हमारा बंदा है जो पीएन है, वो कई बार बैंकों में जाके आरटीएस भी कराता है। तो आप समझ रहे हैं, ये लोग अचानक से तैयार नहीं होंगे, ये लोग ओवर ए पीरियड ऑफ तैयार होंगे, क्योंकि आपने कंपनी में ये कल्चर इनबिल्ड किया है। तो मिल गया आपको अपने क्वेश्चन का आंसर। यस सर, हाँ, बेसिकली कल्चर बनाना पड़ेगा उस चीज के लिए, यस वन बाय वन। यस। So अगर बट समटाइम्स सर पता है क्या होता है, जो जिस गद्दी पे बैठा होता है ना, हाँ, वो उससे हिलना नहीं चाहता, करेक्ट, वो दूसरे का काम करना नहीं चाहता, यस, कोई ना कोई बहाना मार देगा, लाइक कि मैम मेरे पास तो अपना ही इतना काम है, उसका काम कैसे करूं, टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी बाद में देखता हूँ। राइट। तो उसका तरीका क्या रहा कि जब हमने सोर्स पे काम कर लिया ना, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमने बोला कि भाई तूने जाना है ना छुट्टी पे, तो किसी को मना, और उससे कॉन्फ्रेंस पे एचआर को बात करा, ताकि वो एचआर को बोले कि हाँ जी मैडम कर दूंगा मैं इसका काम। यानी कि ए ने छुट्टी करनी है, बी उसका बैकअप है, और आपकी एचआर मैडम है, तो ए ने एचआर मैडम को कहा कि मैडम मेरी छुट्टी अलाउ कर दो, या जो मैंने छुट्टी की थी या कर आज मैं छुट्टी पर हूँ, तो मैडम मतलब ना तो मेरे ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मत लेना, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए नहीं मैं इन्फॉर्म वाली छुट्टी दे रहा हूँ। तो एचआर बोले कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी छुट्टी सैंक्शन भी कर सकती हूँ, तेरी छुट्टी अलाउ भी कर सकती हूँ, तो मेरे भाई मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात तो करा दे, मेल तो करा दे कि तेरा कोई अर्जेंट काम है क्या आज का। कल को फिर ऐसा ना हो कि परसों चौथ तू यहाँ पर आए और बाद में पता लगे कि बैंकों की आरटीजीएस नहीं हुई थी, जीएसटी की रिटर्न लेट हो गई है, कल को ऑडिट में आ गया। तो जो तेरा काम करेगा उससे बात तो करा दे, तू ही ढूंढ के बता। तो वो कहेगा सीमा कर लेगी ना। तो आपने यहां पर क्या किया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूटिलाइज किया। जो लोग गद्दी से हिलना नहीं चाहते उसके लिए हमने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर रोटेशन कंपलसरी कर दिया। कोई भी एक सीट के ऊपर 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता।
अगर एक सीट के ऊपर है तो उसके काम 100% सेम नहीं हो सकते। मान लो 50% काम सेम करता रहे और बाकी 50% काम जो है वो रोटेट होंगे, फिर उसमें से भी कुछ रोटेट होगा। तो ये रोटेशन आप देख लो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि आज बहुत कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब है, वहां पर रोटेशन ऑफ ड्यूटी कंपलसरी होता है। ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ऐसा सर करने से इसमें Yes, सर इसमें ये को भी रिटेट करेंगे कि नहीं, उसका काम अलग ही रहेगा? ये को भी बैकअप, देखो बैकअप में तो ओनर भी काम कर सकता है, तो बैकअप में तो पीएन भी काम कर सकता है, बैकअप में तो परचेज वाला, प्रोडक्शन वाला कोई भी काम कर सकता है। नहीं ये सर, लाइक यू आर सेइंग रोटेशन करनी है आपने 1 ईयर के बाद, जो उसका वर्क है उसकी, तो उसमें फिर ये भी इंक्लूड होती है? हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। ओके सर। तो मैंने जो मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बनाई, किसकी बनाई? फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बनाई। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जो 190 काम है, बस इसी की रोटेशन की बात कर रहा हूं। मेरी जो मास्टरी है, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, और मैंने जो पीएचडी कर रखी है, वो की हुई है कैश फ्लो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। यहां पर ना हमने तो पूरी कंपनी के अंदर ही कल्चर क्रिएट कर दिया। आपका क्वेश्चन है ओवरऑल बिजनेस को लेके, तो वैसे मैं भी बिजनेस ओनर हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ना ये कल्चर ना हमने बाकी जगह पर भी लगा रखा है। सिर्फ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बता रहा हूं कि कई बार उपासना जो है वो ये है, वो भी जब जाती है ना, तो हमारे ऑफिस में जो मीना आर्या है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, उसको बैकअप दे के जाती है। ऐसे नहीं चली जाती, कैलेंडर कोई तो मैनेज करेगा। तो यू गॉट द आंसर। तो अगर कोई एम्प्लॉय बैंक जॉब के लिए जाता है, एनीथिंग लाइक आरटीजीएस फॉर्म भर रहा है या कुछ है, तो उसकी भी वीडियो क्रिएट होनी चाहिए? हाँ, उसकी तो मोबाइल फोन से वीडियो क्रिएट होनी चाहिए। एक बंदा मोबाइल पकड़ लेगा और वो बोलेगा देखो मैं बैंक में गया हूँ, ये बैंक पहुंच चुका हूँ। हालांकि बैंक वाले वीडियो अलाउड नहीं करते, वो बैंक से बाहर आके फॉर्म ले आएगा और देखिए ये मैं इस तरह से इस बैंक में गया हूँ और यहाँ पर ये मैंने फॉर्म भरा है, इस तरह से फॉर्म भरते हैं और फिर मैं काउंटर पे इसके पास जाता हूँ, यहाँ सीमा मैडम बैठती है और इस तरह से आरटीजीएस करते हैं। तो आप मोबाइल से वीडियो बनाओ, चाहे आप जूम ऑन कर लो, जैसे मैंने जूम ऑन किया है, जूम ऑन करके स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक कर दो, जैसे स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक किया, फिर आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दो, तो यानी कि वो पर्सन उस समय जो भी काम कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। और सब वीडियोस का ड्राइव पे शेयर्ड होनी चाहिए? यस, वो सारी की सारी वीडियो आप एक लोकेशन बना लो, फोल्डर बना लो, और जैसे हमने क्या किया हुआ है कि हमारी जो कंपनी है, हमने उसका एक फोल्डर बनाया। तो हमारी जीएसए कंपनी है, तो हमने उसका नाम दे दिया जीएसए ग्रुप। ये शॉर्टकट से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जीएसए ग्रुप है। तो जीएसए ग्रुप के अंदर हमने सब चीज़ें तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं कि कहाँ किस फोल्डर में क्या होगा, किस फोल्डर में क्या होगा, किस फोल्डर में क्या होगा। उन फोल्डर्स के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को संभाल सकते हो, रख सकते हो, कर सकते हो। उसके अलावा मान लीजिए जो भी आपने वीडियो बनाई है, और यहाँ पर जाकर आप वीडियो का एक लिंक लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर मैं गया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम राइट किया और यहाँ हमने लिखा वीडियो लिंक, ये कर दिया। इसको तो हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने कर दिया लिंक, तो ये हमने कर दिया LINK के लिंक। अच्छा, यहाँ पर वैलिडेशन लगा रखी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जाकर फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस लिंक को अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये उसका लिंक था, कहाँ पर था लिंक, ये रहा, ये थी ना वीडियो। हमने उस वीडियो को जब सेव किया हुआ है तो हमने क्या किया, उसका लिंक कॉपी कर लिया और अपनी इस वाली जगह पे जाकर यहाँ इस वाले के ऊपर अलो नहीं कर रहा क्योंकि ये ठीक है, एक मिनट में क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लिंक था, सॉरी डाटा वैलिडेशन लगी हुई है यहाँ पे, अभी हटाता हूँ डाटा वैलिडेशन। चलो सिंपल है, मान लो यहीं पे करना है, इधर जाकर मैंने ये लिंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जब भी जाऊंगा उस पर क्लिक करूंगा तो उस वाली लाइन आइटम का वीडियो खुल जाएगा। आप समझ गए मेरा पॉइंट? यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो इसकी, इस एक्टिविटी की ये वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो पे जाके जैसे हम क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगी।
तो हमने क्या किया, आज ये देखा, बहुत बड़े क्वेश्चन को आंसर किया कि जगमोहन ये चीजों को मैनेज करना कैसे है। उनको मैनेज करने के लिए मास्टर लिस्ट एक्टिविटी बनेगी और सभी लोगों में डिवाइड हो जाएगी। अभी मैंने आपके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर किया इस बात को। बिजनेस के अकाउंट्स को मैनेज कैसे करें? वी नीड टू हैव पीपल, पीपल विल वर्क ऑन दी सिस्टम एंड सिस्टम विल रन दी बिजनेस। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ गया कि जगमोहन एक बात बताओ कि मेरा बिजनेस जो है वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? पता कैसे लगेगा कि अब सब कुछ सही चीजें हो रही हैं कि सारी चीजें सही नहीं हो रही हैं? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है, बिजनेस का डैशबोर्ड। अब ये क्या होता है बिजनेस का डैशबोर्ड? देखिए ऐसा है कि जैसे क्रिकेट का एक गेम होता है, फुटबॉल का एक गेम होता है, टेनिस का एक गेम होता है, हर एक गेम का ना एक स्कोर बोर्ड होता है। मान लीजिए ऐसा ही स्कोर बोर्ड अगर हम अपने बिजनेस का बना लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी आसान हो जाएगी ना जिंदगी, बहुत बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आज इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा कि चलिए हम एक काम करते हैं, अपने बिजनेस का डैशबोर्ड बना लेते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि इन विच डायरेक्शन माय बिजनेस इज गोइंग। पता कैसे लगेगा? अब इन विच डायरेक्शन माय बिजनेस इज गोइंग का मतलब ये था कि मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हाउ मच, ये हम जानना चाहते हैं। कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, और मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है और वो परसेंटेज कितनी है। आप सोच रहे हो कि मेरे बिजनेस के अंदर ना मुझे कम से कम 10% तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। मैं आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बात कर रहा हूं कि इन विच डायरेक्शन माय बिजनेस इज गोइंग और नॉट। तो उसके अंदर ना यहां पर आपने क्या किया कि ऐसे पैरामीटर्स सोच लिए जिसकी वजह से हमें पता लगे कि वो हम ऐसा क्या देखें जिससे पता लगे कि मेरा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा। तो उसका वन ऑफ द पैरामीटर कुड बी प्रॉफिट। कितना हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है। हम 10% चाहते थे तो हमने उस आइटम को कहां लिख दिया? बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर। एनपी की परसेंटेज प्लानिंग हमारी ना 10% की है, कम से कम 10% तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अच्छा, कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। अभी अप्रैल का महीना बीत गया, हमने सोचा था 10% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना? 3%। ओहो, ये तो 7% प्रॉफिट कम हो रहा है। क्वेश्चन क्या था? इन विच डायरेक्शन बिजनेस इज गोइंग। अब बिजनेस के डैशबोर्ड को देख के पता लग गया ना कि बिजनेस जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है बस 7% तो प्रॉफिट कम हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ है। दूसरा, हम जानना चाहते थे कितना हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट ना कम से कम 6 करोड़ होना चाहिए, 6 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए 6 करोड़ का, लेकिन 1 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट कम हुआ है। हाउ मच? 6 करोड़ हुआ कितना? 1.44 करोड़। अब क्या है, एक सिंपल सा बिजनेस डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन को फिर पूछते हैं, इन विच डायरेक्शन माय बिजनेस इज गोइंग ऑन। आंसर इज बिजनेस डैशबोर्ड। तो चलिए बिजनेस डैशबोर्ड के अंदर ना पैरामीटर डाल लेते हैं। पैरामीटर डाल दिया। दूसरा, हमने ये जानना है कि चलो ये तो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार देखें कि इस बिजनेस के अंदर ROI कितनी आ रही है। ROI, अब ये ROI क्या होती है? ROI का, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला आपने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे ये बात तो सबको समझ में आती है। क्या समझ आती है? कि अगर बैंक में FD कराओ, अगर हम बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करा देंगे तो पता लगे कि हमें बैंक ना 6% ब्याज देता है। अगर मैं बिजनेस ना करूं, सारा बेच बाच के सारा उठा के बैंक में FD में डाल दूं तो कम से कम 6% तो आएगा। तो क्या मेरी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेस करके जो इतना पैसा लगा रखा है, इतनी एफर्ट लगा रखी है, ROI आ कितनी रही है? आप कहते हो कि मैं तो चाहती हूं कि बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 33% तो आए।
कुछ मतलब पता तो लगे, बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। तो आपने जाके बिजनेस डैशबोर्ड में देखा कि मेरी आरओआई ना 33% होनी चाहिए। अब पता लगे आरओआई आ रही है 8%, जितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है बहुत कम आ रही है। क्यों भाई? इसका मतलब ये है कि पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा बिजनेस में। आपको समझ में आया कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज आ रहा है? इससे पता लग रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट सही है कि नहीं सही है, वो कैसे पता लगेगा? वो आरओआई से पता लगेगा। आप कह रहे हो कि नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, समझा देता हूं। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का, और आपने पूछा कि प्रॉफिट की ये परसेंटेज कितनी है, एनपी की परसेंटेज कितनी है। आपको सबने बोला कि मैडम एनपी परसेंटेज जो है ना, वो एनपी परसेंटेज कैसे निकलती है? सेल के हिसाब से निकलती है। एनपी परसेंट हमारी 10% की है। अच्छा जी, 10% है, मान लिया। अच्छा, अब मान लीजिए आपने इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो कर रखी हो। मैं इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जितने पैसे बिजनेस में लगा रखे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चाहे खुद के पैसे लगा रखे, चाहे लोन लेके लगा रखे। तो हमने कहा कि इस बिजनेस के अंदर मान लीजिए हमने 85 लाख, मान लीजिए हमने 1,02,00,000, हमने ना इस बिजनेस के अंदर 1,02,00,000 रुपए लगा रखे हैं। अब प्रॉफिट हो रहा है हमें 5 लाख रुपए का, 1,02,00,000 रुपए लगा रखे हैं। तो ये आरओआई की परसेंटेज कितनी आई? इजिकल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है बटा पैसे कितने लगा रखे हैं। ये तो निकल कर आई 5% की, आरओआई निकल के आई 5% की। हम बोल रहे हैं ठीक है, वो ठीक है, तुम 5 लाख रुपए प्रॉफिट तो कमा रहे हो जो कि 10% है, लेकिन मैंने पैसा तो इसमें 1,02,00,000 रुपए लगा रखा है। अगर 5 लाख को 1,02,00,000 से डिवाइड करते हैं तो वो मात्र 5% आता है। अरे मैं बैंक में एफडी कराऊं तो 6% आ जाते हैं, तुम तो मुझे कम कमा के दे रहे हो। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम मुझे 33% तो कमा के दो। 33% कमा के देने का मतलब है कि मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ना आपसे, मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो 1,02,00,000 रुपए का 33%, कम से कम 33,60,000 रुपए तो कमा कर दो। आप मुझे कमा कर दे रहे हो 5 लाख रुपए और कह रहे हो 10% कमा रहा हूं। इसका मतलब है कि आप सेल कम कर रहे हो। इतने इतने पैसे लगा रखे हो तो सेल और ज्यादा हो सकती है ना, और प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट इतना है। तो कोई कहता है नहीं नहीं, आपका डिजायर्ड प्रॉफिट मैडम बहुत ज्यादा है, 33% कहाँ आता है आजकल मार्केट में? अगर 1.5% का भी ब्याज मिल जाए तो बहुत है। तो चलो 18% के हिसाब से कम 18,36,000 तो कमा के दो। आप तो 5 लाख कमा के दे रहे हो। आप अब समझ में आ गई, अब समझ में आ गई। कोई कहता है कि चलो 1% का ब्याज ही निकले, 12% साल का कमाएं, चलो फिर भी 12,24,000 तो कमा के दो, क्योंकि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड फालतू लगा रखी है। तो या तो मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। तो मैंने बिजनेस में से 25 लाख रुपए निकाल लिए बिजनेस में से। अगर बिजनेस में से 25 लाख रुपए निकाल लिए तो मेरी आरओआई कितनी हो गई? 6% की। अगर बिजनेस में से मैंने 50 लाख रुपए और निकाल लिए तो मेरी आरओआई होगी 19% की। या तो 27 लाख रुपए मेरे से लो और 5 लाख रुपए कमा के दो। नहीं तो अगर आपको मेरे पूरे पैसे चाहिए 1,02,00,000 रुपया और 5 लाख रुपए कमा के देता है मेरा बिजनेस, तो कम से कम 18,36,000 का प्रॉफिट तो होना चाहिए। ये सारी बातें कहां से पता लग रही हैं? ये बातें लग रही है बिजनेस के डैशबोर्ड से। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। कि हमने तो ये देखा कि मेरी आरओआई होनी कितनी चाहिए? 33%। आरओआई आ कितनी रही है? 8%। तो जब तक प्लान से आरओआई कम है तब तक आपको लग रहा है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैं किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं? क्वेश्चन ये है,
इन विच डायरेक्शन बिजनेस इज गोइंग, हाउ टू नो, कैसे पता लगे, अरे बाबा कैसे पता लगे कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड व्हाट टू डू, तो करे क्या, तो करे क्या। तो कोई जगमोहन ऐसा टूल तो बताओ फाइनेंस के अंदर, ऐसा टूल तो बताओ, कोई ऐसी जादू की छड़ी दे दो हमें कि हमें ना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, हमें ना ज्यादा कोई ऐसे बातों में गोल गोल घुमा ना सके, कोई एक सिंगल शीट दे दो जिससे मुझे पूरा का पूरा पता लग जाए। तो मैंने कहा ले लो फाइनेंस वालों, ले लो, ये पकड़ो बिजनेस का डैशबोर्ड, उसके अंदर गोल्डन कलर के अंदर अपने सपने संजो दो। मेरे सपने ये हैं गोल्डन कलर में, ये गोल्डन कलर के मेरे सपने हैं कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ अपने बिजनेस के अंदर ऐसा होना चाहिए। कितने 18 पॉइंट हैं। जो महीना बीत चुका है, जैसे कि अप्रैल का महीना बीत चुका है, तो कितनी क्यूरियोसिटी है ना मन में जानने की, अरे एनपी कितना आया, मैं तो सोच रही 10% आएगा, आया कितना 3%, अच्छा बताना रुपीज में कितना आया, अगर 10% आता तो 6 करोड़ आता, 144 आया। तो अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि बताओ ऐसा क्या चल रहा है बिजनेस में, कैसे इंप्रूव करोगे। तो अपने आप सामने वाला आपको एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, स्ट्रेटजी, रिव्यू पॉइंट देना शुरू होगा। इंस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, बिजनेस डैशबोर्ड की खासियत क्या है ये पॉइंट समझ लो। बिजनेस डैशबोर्ड की खासियत ये है कि जो इंस्पेक्ट करता है ना, इंस्पेक्ट यानी कि आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप बिजनेस ओनर हो, आपको क्या मिलेगी, आपको ना भर भर के मिलेगी रिस्पेक्ट। इंस्पेक्ट गेट्स रिस्पेक्ट। होता है स्कूल में जब कोई चेकिंग करने वाला आ जाता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, अरे यार ये चेकिंग करने वाले आ गए हैं, या किसी ने कोई काम किया हो उसका काम चेक करने के लिए टीचर दिखती है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो जो भी कोई इंस्पेक्ट करेगा ना उसको रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी। अब इंस्पेक्ट कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, बिजनेस डैशबोर्ड से कर रहे हो। बिजनेस डैशबोर्ड से कैसे कर रहे हो, पिछले महीने के अंदर मुझे बताना एनपी कितना आया था, 10%। अच्छा आरओआई कितनी होनी चाहिए, 33%, आई कितनी 8%। क्यों भाई क्या चल रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन आपने पूछना है, इतना सा। बताओ कैसा लग रहा है ये बिजनेस का डैशबोर्ड, क्या खुल रहा है आपके दिमाग में, बताओ। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और मतलब वी कैन फॉलो इट, बट उसमें अगर सामने से ये क्वेश्चन आता है कि जी सेल कम हुई, तो हाँ मतलब चीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले अकाउंटेंट ने हमारे ऊपर डाल दी, राइट। तो फिर क्वेश्चनेबल तो हम हो गए। वो तो फिर कहेगा कि जी कंपनी की सेल ही कम हुई है तो मैं इसमें क्या बताऊं। ठीक है, गॉट इट। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मीटिंग आपको करनी है ना, ये वाली बिजनेस ओनर फाइनेंस वालों ने जब भी मीटिंग करनी है तो आपने अपने नवरत्न के साथ में मीटिंग करनी है। अगर नवरत्न नहीं है तो सप्तऋषियों के साथ में करनी है, सप्तऋषि नहीं है तो 5 प्यारों के साथ में करनी है या कम से कम 3 लोगों के साथ में करनी है। इसका मतलब है ये वो बिजनेस के लोग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब ये वाली मीटिंग करता हूँ तो कैसे करता हूँ, एज ए बिजनेस ओनर मैं हमेशा ये मीटिंग कुछ इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पर हमारी कंपनी के जो चेहरे हैं, चेहरे कौन है, अगर वो उपासना है तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स को देख रही है, सुरभि है तो अकाउंट्स देख रही है, कलेक्शन है तो दविंदर कौर देख रही है, ऑपरेशन है तो कृष्णा जी और मनमोहन जी देख रहे हैं, अगर MIS है तो मीना, प्रीति है तो HR, IT एडमिन है तो जसबीर हैं। हम क्या करते हैं, हम तो बैठ जाते हैं अपनी JSA वीकली रिव्यू मीटिंग के अंदर। उस वीकली रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ गए और हमने कहा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर वीकली रिव्यू मीटिंग, मंडे रिव्यू मीटिंग। सारे के सारे कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठे होके बैठ गए, सब बैठ गए, आ गए सारे के सारे, और टक हमने दबाया, गुड न्यूज बताओ जी पिछला हफ्ता कैसा बीता। कहते सर बहुत बढ़िया बीता। क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते में, सर पिछले हफ्ते तो हम जोरबादी बुद्धा में गए, वहां पे टीम बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया हो गई। सर पिछले हफ्ते में ना 15 FC21 के नए रजिस्ट्रेशन आए हैं। सर पिछले हफ्ते में ना कलेक्शन हाई टाइम रही है। सर पिछले हफ्ते के अंदर ना 3 नई ज्वाइनिंग हुई है। अरे वाह यार वाह क्या बात है, पिछला हफ्ता तो बड़ा एक्साइटिंग हो गया, बड़ा एक्साइटिंग हो गया। चलो 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 एक काम करते हैं, अब जरा देख लेते हैं, अब जरा देख लेते हैं डैशबोर्ड, देख लेते हैं डैशबोर्ड। ठक जैसे ही डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया तो ये सामने क्या निकल के आ गया, आपका डैशबोर्ड। तो आपने कहा
कि एनपी ना 10% होना चाहिए था, 3% आया। वो बोलता है कि सर 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 मैडम 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 सेल कम है। तो अब आपने अपनी गर्दन, अकाउंट्स ने बोला कि वो सेल कम है ना, उस चक्कर में है, तो आपने अपना चेहरा किसकी तरफ कर दिया? उपासना की तरफ। उपासना ये क्या कह रही है? सर सेल तो मैं कर दूं, लेकिन ना बंदे ही नहीं हमारे पास हैं। आपने अपना चेहरा कर दिया एचआर की तरफ। हाँ जी मैडम, उपासना क्या कह रही है कि सेल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बंदा ही नहीं है। सर बंदे करेंगे भी क्या, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर ही नहीं है। अगर मैंने अपॉइंट कर दिया तो कंप्यूटर कहाँ से आएंगे? जसवीर सिंह क्या चक्कर है भाई, कंप्यूटर क्यों नहीं है? सर कंप्यूटर में कैसे करता? अभी कंप्यूटर तो मैं लाके रख दूंगा, लेकिन बंदों को बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए एमआईएस के पास टाइम ही नहीं है। क्यों भी मीना, टाइम क्यों नहीं है? सर टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेशन वालों ने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी लगा रखी है कि मैं क्या करूं? ऑपरेशन वालों क्या बात है, ये क्या चक्कर है? ओ सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है। क्यों भी उपासना, ये सब क्या हो रहा है? नहीं सर एक्चुअली मतलब ना अब ना इसकी स्ट्रेटजी ये है कि एक्चुअली मैं ही ना यहाँ वहाँ बिजी हो गई थी, और जो हमारे की अकाउंट होल्डर हैं उसके ऊपर मैं ना इस हफ्ते एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही हूँ। उस स्ट्रेटजी के द्वारा आपको ये वाला रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे चलो ठीक है, जो भी विचार करना है। तो जब ये नवरत्न या सप्तऋषि या पंच प्यारे बैठते हैं ना या आपके एचओडीज बैठते हैं और डिस्कशन होती है कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि अब ये गेंद यहाँ वहां डाइवर्ट होनी बंद होके एक कॉमन गोल के ऊपर आ जाती है? आपने आखिर में यही बोलना है कि देखो ऐसा है, कितनी भी बातें कर लूं, अल्टीमेटली बताओ एनपी बढ़ रहा है क्या? मुझे बताओ वो कैसे बढ़ेगा? वो कहेंगे ठीक है मैडम सारे बैठे हैं यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। तो ऐसे ही वर्क करता है। पर ये डैशबोर्ड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्रिएट करने की? क्योंकि ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड है, इसलिए फाइनेंशियल डैशबोर्ड फाइनेंस वाला पर्सन क्रिएट करेगा, यानी कि सुरभि सीएफओ। इसका फॉर्मेट हम देंगे? हाँ एग्जैक्टली, इसका फॉर्मेट हमने देना है और यही वाला देना है यही वाला। ये 18 पॉइंट वो मैजिकल पॉइंट हैं जिससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और जिससे कम अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। ये 18 पॉइंट जो है मैंने 25 साल की रिसर्च के बाद किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए निकाले हैं। इसमें इस पूरी पृथ्वी के हर तरह के सवाल का जवाब है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ बिजनेस की अंतरात्मा की आवाज। आप इसका फॉर्मेट हमारे साथ शेयर कर दोगे? बिल्कुल, इसका फॉर्मेट भी शेयर कर रहा हूँ। ये आपकी अकाउंट्स टीम वालों को दो, वो बनाकर भी देंगे, और मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट आपकी हेल्प भी करेंगे इसको बनाने के लिए। आप भी बना लो, उसको बोल भी दो, सारी की सारी सपोर्ट वर्किंग एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? हाँ जी बिल्कुल, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंटर्स ऑफ दिस बिजनेस डैशबोर्ड। मतलब अभी तो नेट प्रॉफिट और वो समझ आया है कि बाकी चीजें हमारी कैसे, हम ट्रैक कैसे करते हैं, मतलब बेसिक हमको पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जैसे भी मैंने नेट प्रॉफिट की परसेंटेज और बताई है ना, तो वैसे ही हर एक चीज जैसे 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 आप प्रैक्टिकली काम करते चले जाओगे, वैसे 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 सीखते चले जाओगे। इसके लिए मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ देता चला जाऊंगा, और मेरा टेक्निकल टीम मेंबर भी सपोर्ट करता चला जाएगा। आपने जो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे जो परसेंटेज डाली है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितनी परसेंटेज चाहिए हमारे बिजनेस में? बहुत बढ़िया। जैसे आपने ROI में 33% डाला, हाउ डू वी नो कि हमें कितना परसेंटेज होना चाहिए कि जिससे हमें लगे कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है? इसके लिए ना हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहिए। इंडस्ट्री यानी कि आज की डेट में जिन कंपनियों को हम बहुत ही सफल कंपनियां बोलते हैं, बड़ी ही महान कंपनियां बोलते हैं, और जिसका बिजनेस हमारे बिजनेस से मैच करता है, तो हमने क्या किया, सीधा उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने के ऊपर चले गए। तो वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे एक है moneycontrol.com। तो उदाहरण के तौर पे मैंने एक कंपनी खोली जिसका नाम है TCS, और मैंने उसकी रेशो देखी। मैंने कहा तू एक बात बता TCS,
तू कितना प्रॉफिट कमाता है? टीसीएस कहता है मैं तो 19% कमाता हूँ। अरे वाह, चलो सर्विस कंपनी है, कमाते ही होंगे। तेरा जीपी कितना है? 28% है। मुझे एक बात बता कि तेरी आरओआई कितनी है? कहता मैं तो 31% कमाता हूँ, 31%। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी जो ग्रोथ किस रेशो पे हो रही है? मैं तो 21% पे ग्रो कर रहा हूं। तो आपको आइडिया लग गया, आइडिया लग गया कि आप जब किसी कंपनी को एज ए बेंच मार्क देखना शुरू करोगे, जैसे कोई ज्वेलर है तो वो कहता है कि जरा ये देखें कि ये टाटा वाली जो कंपनी है उसका नाम तो टाइटन है, तो टाइटन तू बता, तू ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर है, तो ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर जीपी मार्जिन होना कितना चाहिए? मुझे पता तो लगे कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूं और इंडस्ट्री जो बिजनेस कर रही है, बताओ तुम्हारा मार्जिन क्या रहता है? या देखो जी, मैं तो 6.84% जो है ना नेट प्रॉफिट कमा रहा हूं और मेरा जीपी मार्जिन 11.40% रहता है। अच्छा, तुम कितनी आरओआई निकाल रहे हो? देखो जी, मैं तो 11% की आरओआई निकाल पा रहा हूँ। सॉरी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34% की आरओआई कमा पा रहा हूँ, 34% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे वाह, अरे वाह, तुम्हारा मार्जिन पता लग गया, तुम्हारी रिटर्न पता लग गई। तो यहाँ पर ना सारी की सारी रेशियो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल को देख सकते हैं। किसके फाइनेंशियल को? अपनी उस कंपनी को जिसकी हम देखना चाहते हैं। जैसे मान लो आप गारमेंट के बिजनेस के अंदर हो, अब बोलो गारमेंट के बिजनेस में कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है जी मान्यवर। मान्यवर की जो मेन कंपनी है उसका नाम है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन जी, आप बताओ जी, आप भी तो कपड़ों का काम करते हो, तो आप कपड़ों को जब बेचते हो तो उसके अंदर मुझे आपसे ये जानना है कि आपकी कंपनी के अंदर जीपी मार्जिन क्या रहता है? देखो जी, हम तो 53% जीपी मार्जिन पे काम करते हैं। क्या बात है यार, तुम्हारा जीपी मार्जिन बड़ा तगड़ा है। एक बात बताओ, तुम्हारा एनपी मार्जिन कितना है? हम तो 30% प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, तभी इतना तुम सही काम कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी रिटर्न रेशियो क्या आ रही है? हम तो जी 27.81% कमा लेते हैं। बैंकों में एफडी कराओगे तो 6%। तो वेदांत फैशन, अच्छा वेरी गुड यार, ये तो अच्छा काम कर रहे हो। एक बात बताओ, अपनी जरा इनकम स्टेटमेंट दिखाओ कि तुमने पिछले साल क्या किया। देखो जी, 2024 में मैंने 1364 करोड़ की सेल की और मैंने 592 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। 44 करोड़ का ब्याज देकर 133 करोड़ का टैक्स देके 414 करोड़ रुपए फिर भी मेरे घर में गए थे। उससे पिछले साल 422 था, उससे पहले 308 करोड़ का मैंने प्रॉफिट कमाया था। तो सही है, तेरी रेशियो भी ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि ये रेशियो हम निकाले कैसे? अपनी खुद की इंडस्ट्री से मिली जुली कंपनियों के रेशियो को एनालाइज करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। अवीन जी, पॉइंट क्लियर हो गया? तो हाँ जी। क्या बात है। तो देखो आज हमने ना क्या सीखा, आज हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कशन करते करते सीख लिया कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये था कि हमारा बिजनेस जो है उसके अकाउंट्स को मैनेज कैसे करें। मैंने पूछा क्यों मैनेज क्यों करना है? आपने कहा मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने कहा चलो बनाते हैं ना मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी और सबकी वीडियो बना लेंगे और अपने आप काम होगा। उसके बाद आप कह रहे हो चलो काम तो होना शुरू हो गया, काम होने से क्या होगा? किस डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है वो कैसे पता लगेगा? मैंने कहा सिंपल है जी, बिजनेस का डैशबोर्ड देखना है, उसके अंदर जो पैरामीटर है उसको चेक करते जाओ, प्लान कर लो। आपने कहा प्लान कहाँ से करें? मैंने कहा इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस देख लो। तो वहां से होना शुरू हो गया। तो ये था आज का फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। तो बताओ जी, कैसा लगा आज का फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड? काफी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। गॉट इट। और अवीन जी, क्या टेक अवे रहा आज का सबसे बड़ा? काफी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आज, जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। भी रहे होंगे, एटलीस्ट पूछने लायक होंगे हम कि हाँ ये हमारे कंपनी चल रहा है नहीं चल रहा है। यस, एब्सोल्युटली। तो गरिमा जी, क्या सबसे बड़ा टेक अवे रहा आज का? सबसे बड़ा टेक अवे तो ये बिजनेस डैशबोर्ड है। हम्म। बेसिकली हमें यही पता लग जाएगा कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना हम कहाँ पहुंचे हैं हम। बेस मतलब बहुत बढ़िया चीज है ये, क्योंकि यूजुअली यही नहीं पता लगता था कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है।
हम बिजनेस में पैसा डालते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है। यस यस गॉट इट। चलिए ठीक है, तो आज देखो समय का पता ही नहीं लगा, 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप ड्यूरिंग द वीक भी मेरे से फोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। कोई अपना क्वेश्चन हो तो मैं टेक्निकल पर्सन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी अब हमने ना नेक्स्ट मंडे मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर और डीप डाइव करेंगे। और नेक्स्ट वाले में तो ना और बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि ना एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो उनसे मिलकर ही आपको मजा आ जाएगा। और ये वाली एजुकेशन जो है ना और मल्टीप्लाई करती चली जाएगी, लेकिन इसका पैटर्न यही रहेगा, एकदम सिंपल, एकदम अमेजिंग, एकदम अंडरस्टैंडेबल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंडे। थैंक यू।